चलिए आज का स्टार्ट करते सेशन, ठीक है ना। 1275 दरोगा का है, जहां तक होगा वहां तक खींचेंगे, ठीक है। थोड़ा गला बज रहा है, पानी कम पिए इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो 2023 ईस्वी में जो 5वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, यह मलेशिया के राजधानी कोलालमपुर में हुआ था। मलेशिया के राजधानी कोलालमपुर में हुआ था। तो कोलालमपुर कहां पड़ता है? यह मलेशिया की राजधानी है। कोलालमपुर कहां पड़ता है? मलेशिया की राजधानी है। और यह 5वां आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान की बात किया जाए, आसियान का, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। बाकी वर्तमान समय में बात किया जाए आसियान में कितना देश आता है, तो आसियान में जो देशों की संख्या आता है, आसियान में जो देशों की संख्या आता है वो कितना आता है? 11 आता है। कितना आता है? 11। जब स्थापना हुआ था तो उस समय 5 गो था। कितना था? 5 गो। धीरे धीरे बढ़ के हुआ 10 गो। अब वर्तमान समय में आसियान में टोटल 11 देश है। कितना देश है? 11। जैसे ये भारत हुआ तो भारत के पूर्वी भाग में इधर में आइएगा तो म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है ना, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, उसके बाद मलेशिया है। क्या है? मलेशिया। उसके बाद इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। और इसी मलेशिया के इस भाग में यहाँ पर आइएगा तो सिंगापुर पड़ता है। क्या पड़ता है? सिंगापुर। और इसके बगल में यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर पड़ता है फिलीपींस। क्या पड़ता है? फिलीपींस। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार ने एक नए देश को भी आसियान के शिखर सम्मेलन बैठक हुआ था, तो उसमें एक और देश को भी शामिल कर दिया गया, जिसका नाम था तिमोर लेस्टे। क्या नाम था? तिमोर लेस्टे। और तिमोर लेस्टे जब शामिल किया गया इसमें, तो तिमोर लेस्टे का जो राजधानी पड़ता है वो दिल्ली पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली। जैसे भारत की राजधानी कहेगा तो दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। अब पूर्वी तिमोर लेस्टे का जो राजधानी है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। कहाँ पे है? दिल्ली। तो पूर्वी तिमोर लेस्टे का जो राजधानी है दिल्ली है। और वहीं आसियान दिवस की बात किया जाए, आसियान दिवस कब मनाते हैं? तो यह 8 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 अगस्त को मुद्रा दिवस ही मनाते हैं। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? आसियान और मुद्रा दिवस ही कब मनाते हैं? 8 अगस्त। और आसियान दिवस भी कब मनाते हैं? 8 अगस्त को। तो मुद्रा दिवस और आसियान दिवस ये कब मनाते हैं? 8 अगस्त को। और आसियान में शामिल होने वाला नवीनतम देश का नाम क्या है? पूर्वी तिमोर। क्या नाम है? पूर्वी तिमोर। बहुत सारा देश अभी सम्मिलित हुआ है बहुत चीज में, सबको लिख लीजिए। जैसे एससीओ का जब बैठक हुआ 2024 ईस्वी में, तो एससीओ में एक नया सदस्य देश शामिल हो गया है। एससीओ का जब बैठक हुआ 2024 ईस्वी में, तो एक नया सदस्य शामिल होगा एससीओ में। और एससीओ का जो गठन किया गया था, एससीओ का जो गठन किया गया था 2024 में, सॉरी 2000 ईस्वी में, 2001 में। और इसमें एक नवीनतम सदस्य देश शामिल हो गया है 2024 ईस्वी में। उसका नाम क्या है? बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। एससीओ में शामिल होने वाला जो नवीनतम देश है उसका नाम क्या है? बेलारूस। एससीओ में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है? बेलारूस। और एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001। अब बेलारूस का राजधानी आपका बिहार SSC ने पूछा हुआ था। बेलारूस का जो राजधानी है मिन्स्क है। कहां पे है? मिन्स्क है। यह रूस से 1991 में टूटा हुआ भाग है ये बेलारूस। यूएसएसआर जो था, एक जगह संगठन था, 1991 ईस्वी में यूएसएसआर का विघटन होकर 15 देशों में बट गया था। कितने देश में? 15 देश में से एक आता है बेलारूस। और इस बेलारूस का जो राजधानी कहां पड़ता है? मिन्स्क पड़ता है। कहां पड़ता है? मिन्स्क पड़ता है। और मिन्स्क बेलारूस पड़ता है। और इसी में कब शामिल हुआ है? 2024। उसी तरह बात किया जाए आपका नाटो में, नाटो की बात किया जाए नाटो का, तो नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में जब नाटो का गठन हुआ, ठीक है ना। बाकी वर्तमान समय बात किया जाए, वर्तमान में नाटो में कितना सदस्य देश है? तब 32 है। कितना है? 32। अब 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। और वहीं 31वां देश की बात किया जाए, 31वां देश का, तो 31वां देश के तौर पर फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है। और वहीं फिनलैंड की बात किया जाए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान। नहरों का देश
नहरों का देश पाकिस्तान, और नदियों का देश कहे तो बांग्लादेश। नदियों का देश, नदियों का देश बांग्लादेश। बाकी मरुस्थलों का देश कहे तो ऑस्ट्रेलिया, मरुस्थलों का देश। और सफेद हाथियों का देश कहे तो थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड होता है। वहीं ब्रिक्स की बात किया जाए, जब ब्रिक्स का स्थापना हुआ था, ब्रिक्स का जब स्थापना हुआ था तो उस टाइम में महज 5 देश हुआ करता था। कितने देश हुआ करता था? बाकी वर्तमान में इसमें 10 देश है। कितना देश है? जब ब्रिक्स का स्थापना हुआ था तो 5 देश हुआ करता था, बाकी वर्तमान में कितना है? 10। 10 में कौन कौन है याद रखिएगा। नवीनतम देश में शामिल हुआ है यूएई। कौन शामिल हुआ है? उसके बाद शामिल हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब भी जो शामिल हुआ है यह ब्रिक्स में शामिल हुआ है वर्तमान समय में। उसके बाद ईरान। कौन शामिल हुआ है? ईरान। ईरान के बाद याद रखिएगा मिस्र। क्या रखना है? मिस्र। अब मिस्र के बाद याद रखना है इथोपिया। क्या रखना है? इथोपिया। तब ब्रिक्स में वर्तमान समय में कितना देश को जोड़ा गया है? 5 देश को। कितना देश को? 5। ब्रिक्स में शामिल होने वाले 5 नवीनतम देश कौन कौन सा है? इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथोपिया। इसी में से 3 को ऑप्शन दे देगा, आगे ऑप्शन गायब कर देगा। तो आपको याद रखना है यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, मिस्र है और क्या है? इथोपिया। क्या है? इथोपिया। कोई बता सकता है? ब्रिक्स के लिए एक बैंक काम करता है, एनडीबी। कौन काम करता है? एनडीबी। एनडीबी जो काम करता है, तो एनडीबी का गठन कब हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट बैंक का गठन कब हुआ था? 2014 ईस्वी में गठन हुआ था। बाकी कार्य करना स्टार्ट किया 2015 में। और एनडीबी का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है? संघाई। कहां पड़ता है? संघाई। पर ब्रिक्स का मुख्यालय पूछिए, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पे पड़ता है? बीजिंग। कहां पड़ता है? बीजिंग। कहां पड़ता है? बीजिंग। उसके बाद तो नाटो में नवीनतम देश को शामिल हो गया है स्वीडन। कौन शामिल हुआ है? स्वीडन। वहीं बात किया जाए आसियान में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है? सॉरी, एससीओ में, एससीओ में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है? बेलारूस। एससीओ का गठन 2001 में हुआ था। उसके बाद आसियान में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है? पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर लिस्ट। क्या बोले? 2009 ईस्वी में। ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में। ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ 2009 में, और इसमें रसिया शामिल हुआ 2010 में। 2010 में कब शामिल हुआ था? 2010। आगे आइए, तो इसे बताइएगा। तो आपका अब 5वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? कोलंबो। और इसका कहेगा ब्रिक्स का सचिवालय कहां पड़ता है? तो ब्रिक्स का जो सचिवालय पड़ता है वह जकार्ता में पड़ता है। कहां पड़ता है? जकार्ता में। और थाईलैंड की राजधानी कहां पे है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहां पे है? और भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बना था? 1931। भारत की राजधानी पहले दिल्ली में हुआ करता था। कहां हुआ करता था? दिल्ली। और दिल्ली से नई दिल्ली बनाया गया। यह कब बनाया गया था? 13 फरवरी 1931। भारत की वर्तमान में राजधानी दिल्ली है कि नई दिल्ली है? नई दिल्ली है। कहां पे है? नई दिल्ली। 1931 में राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है। किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम से निर्धारित की जाती है आर्टिकल 170 के तहत। आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? किसी भी राज्य में जो विधानसभा का सीट होगा वह 500 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और मिनिमम 60 से भी कम नहीं हो सकता है। बाकी कुछ कुछ राज्य में ऐसा है जहां पे विधानसभा की सीट 60 से भी कम है, तो उसको जो विशेष प्रावधान मिला हुआ है आर्टिकल 371 के तहत। किसके तहत मिला हुआ है? 371। कुछ कुछ राज्य में जैसे देखिएगा गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, तो गोवा मिजोरम में विधानसभा की सीट संख्या कितना है? 40 है। सिक्किम की बात किया जाए कितना है? 40 है। वहीं पदुचेरी की बात, सॉरी सिक्किम में 32 है। कितना है? 32 है। और वहीं पदुचेरी की बात किया जाए कितना है? 30 है। कितना है? 30। क्या इसके क्राइटेरिया को फुलफिल किया? तो कुछ ऐसे राज्य है जहां पर विधानसभा का सीट जो आर्टिकल 170 में कहा गया है, किसी भी राज्य में विधानसभा का सीट होगा मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। बाकी इसके क्राइटेरिया को कुछ राज्य ऐसा है जो फुलफिल नहीं करता है। मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया और पदुचेरी हो गया। पदुचेरी की बात किया जाए, पदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर विधानसभा के सीटों की संख्या 30 है। कितना है? 30 है। वही बात किया जाए दिल्ली इसका गोवा का, तो गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या 40, मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40। वहीं सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। कितना है? 32।
तो वर्तमान समय में देखा जाए, इसे वर्तमान समय में देखा जाए, आर्टिकल 170 के तहत, आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा में सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया है। क्या है? अच्छा, इसमें लिख रहे, इसमें बहुत पेज नहीं बनता है। तो आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा सीट की चर्चा किया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी राज्य में जो मैक्सिमम विधानसभा का जो सीट होगा, मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वह कितना होना चाहिए? 500। और वही मिनिमम की बात किया जाए, मिनिमम की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। वर्तमान समय में बात किया जाए विधानसभा सीटों के बारे में, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या 430। कितना है? 430। और सबसे कम विधानसभा की सीट वाला राज्य में है सिक्किम। राज्य में कौन है? वह सिक्किम में कितना सीट है? 32। और वही केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। कितना सीट है? 30 को सीट है। कितना सीट है? 30 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पुदुचेरी। 3 ही राज्य में, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश में है जहां पर विधानसभा की सीट है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर में कितना है? लगभग 100 मतलब कितना? 124 है। ठीक है ना। बाकी वर्तमान समय में वहां पर कितना वोट के 90 सीट के लिए चुनाव होता है। कुछ हिस्सा कहां पे फंसा हुआ है? पीओके में फंसा हुआ है। और दिल्ली में 70 सीट के लिए चुनाव होता है। कितना सीट के लिए? 70। और वहीं पुदुचेरी में कितना है? 30। तो कहे किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की संख्या सबसे मिनिमम है? पुदुचेरी। राज्यों में बात किया जाए, किस राज्य में विधानसभा के सीट की संख्या सबसे कम है और सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तब विधानसभा के बताइए चर्चा किस आर्टिकल में कहा गया है? 170। और वही विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद के कितना आर्टिकल में है? 171। विधान परिषद किस आर्टिकल में है? 171। और विधानसभा तो पता लग गया कि नहीं लगा? एक और बात कहिए, विधान परिषद इसे बोले उस किताब का भी करा दें, उस किताब भी करा देते हैं। देखिए, एक संविधान संशोधन किया गया था। विधानसभा में जो मंत्रिमंडल होगा कितना होगा? ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल होता है, टोटल सीट का लगभग कितना होता है? 15% होता है। अब बता सकते हैं कैमा संविधान संशोधन के माध्यम से जो विधानसभा और लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होगा वो 15% होगा। 51वां संविधान संशोधन 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से कहा गया, ठीक है ना, से किसी भी राज्य में जो विधानसभा का सीट होगा उस राज्य में सीट का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। पर कंडीशन क्या है? किसी भी राज्य में जो विधानसभा का सीट होगा वह मिनिमम जो होगा मंत्रिमंडल में 12 से भी कम नहीं हो सकता है। अब देखिए सिक्किम में बात किया जाए, सिक्किम में टोटल 32 गो है। अब 15% कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4.5 होगा, 4-5 होगा। क्या ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा? तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होगा मिनिमम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। कितना होगा? 12। ठीक है ना। और विधानसभा या लोकसभा हो जाए या राज्यसभा हो जाए या विधान परिषद हो जाए, इसका जो कोरम होता है 1/10 होता है। कोरम कितना होता है? 1/10, 1/10। तो ये बता दीजिए मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? अब मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? 500। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है ना, ये किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो किसी भी राज्य में जो विधान क्या बोलते हैं किसी भी राज्य में होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति होता है? लोकसभा। क्योंकि लोकसभा के मंत्री ही सरकार बनाता है। जो लोकसभा होता है तो सदन के 2 अंग होता है ना, एक तरफ क्या होता है? लोकसभा, और एक तरफ क्या होता है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 543। और राज्यसभा में कितना है? 245। 545 था हवा के एंग्लो इंडिया को मतलब कुछ दिन के लिए क्या स्थगित कर दिया गया है। ठीक है ना। तो 543 है।
543 में से जब जिसकी सरकार बनता है, जैसे मोदी की सरकार बना है, तो अपना मंत्रिमंडल लेकर सब कहाँ गया है? दिल्ली में, लोकसभा में। और इसके जब गया है दिल्ली में, बैठक में भाग लिया है, तो राष्ट्रपति ने इस सभी मंत्री को शपथ दिलवाया है। क्या दिलवाया है? शपथ। शपथ से पहले मंत्रियों का होता है नियुक्ति। क्या होता है? तो नियुक्ति जो होता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का, इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 75 के 1 में। किसमें किया गया है? 75 के 1 आर्टिकल क्या कहता है? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सलाह से उसके मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका चर्चा आर्टिकल 75 के कितना है? 1 में है ना। बात बुझे? यानी कि लोकसभा में जो मंत्री होगा उसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वो किस आर्टिकल के तहत करेगा? 75 के 1। अब 75 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का 2 क्या कहता है? राष्ट्रपति के नजर में जितना भी मंत्री होगा सब प्रसाद प्रयत्न होगा। क्या होगा? प्रसाद प्रयत्न होगा। क्या होगा? प्रसाद प्रयत्न होगा। प्रसाद प्रयत्न होगा। राष्ट्रपति जब चाहे किसी मंत्री को हटाने के लिए हटा सकता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, सभी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। 75 के 3 आर्टिकल क्या कहता है? 75 के 3 कहता है जो मंत्रिपरिषद होगा वह किसके प्रति जिम्मेदार होगा? लोकसभा के प्रति होगा। किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। जो मंत्रिपरिषद होगा वह सामूहिक रूप से, सभी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति होता है। इसी का चर्चा किया गया है आर्टिकल 75 के 3। उसके बाद आर्टिकल 75 के 4 क्या कहता है? आर्टिकल 75 के 4 कहता है जो मंत्रिपरिषद होता है और प्रधानमंत्री होता है, इसका शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाएंगे। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाएंगे। इसका जो चर्चा किया गया है 75 के 4। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का शपथ होता है, यह किस आर्टिकल में होता है? 75 के 4। वही 75 के 5 की बात किया जाए, 75 की 5 की बात किया जाए तो 75 के 5 में कहा गया है यदि कोई मंत्री बिना सदन की सदस्यता लेते हुए भी नहीं लिया है, फिर भी वह मंत्री बन गया है, तो उसके 6 महीना के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता लेना पड़ेगा। एक बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब बनी थी 1992 ईस्वी में, तो पीवी नरसिम्हा राव वह किसी भी सदन का सदस्यता नहीं था। वह प्रधानमंत्री बनने के बाद वह सदन की सदस्यता लिए थे और वह 6 महीना के अंतर्गत ही लिए थे। इसी का चर्चा किस आर्टिकल में है? 75 के 5। तो 75 के 5 उसका लिख लेंगे 6 महीना के अंदर ही कोई भी मंत्री वह किसी भी सदन का सदस्यता, यदि मंत्री बन गया है तो किसी भी सदन की सदस्यता ले सकता है। यदि नहीं लेगा तो उसको मंत्री पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो इसी का चर्चा किस आर्टिकल में है? 75 के 5। फिर से बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अब प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वह राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होता है, किस आर्टिकल में है? 75 के 2। नहीं याद रहेगा तो प्रसादी लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ा देते हैं। दो हमको दो। प्रसाद लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ा देते हैं, तो प्रसाद प्रयत्न किसमें जाएगा? 2। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, यह किस आर्टिकल में है? 3। उसके बाद मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का शपथ दिलवाएंगे। शपथ 75 के। और कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि मंत्री बन गया है तो उसको 6 महीना के अंतर्गत ही किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 75 के 5। और आर्टिकल 76 में क्या कहता है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में क्या है? भारत सरकार का जो वकील होता है कौन होता है? भारत सरकार का कानून मंत्री कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है। और राज्यों का जो कानून मंत्री होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता। तो राज्यों में होता है महाधिवक्ता और केंद्र में क्या होता है?
महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। राज्यों में महाधिवक्ता 165, आर्टिकल 165, और इसमें होता है 76। किसमें होता है? 76। देखिए बताइए, आप लोग बताइए खुद से केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा प्रति। राष्ट्रपति का चर्चा, राष्ट्रपति के कार्य, संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति सब राष्ट्रपति में होगा। संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा। इसका जो चर्चा किया गया आर्टिकल किसमें किया गया है? 53 में। किसमें किया गया है? 53 में। और वहीं राष्ट्रपति की पद की बात किया जाए तो राष्ट्रपति की पद का चर्चा किया गया आर्टिकल 52 में। किसमें किया गया है? 52 में किया गया है। और वहीं राज्यसभा, तो राज्यसभा में कौन होता है? तो राज्यसभा के लिए होता है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार क्या होता है? चुनाव होता है। और वहीं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में बैठे हुए सदस्य मिलकर ही उसका सदस्य क्या कर लेता है? चुनाव कर लेता है और चुन लेता है। और इसका जो नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और लोकसभा के अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 93 में किया गया। किसमें किया गया है? 93। देखिए, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। देखिए, राज्यसभा में सभापति होगा, राज्यसभा में सभापति होगा, सभापति, और उपसभापति होगा, उपसभापति होगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 89 में है। किसमें है? 89 में। ठीक है ना। यदि राज्यसभा के सभापति नहीं रहे, ठीक है ना, और उपसभापति नहीं रहे तो इसको कार्य को हटाने संबंधी विचार, यदि इसको पद से मुक्त किया जाएगा किस आर्टिकल में? यानी हटाया जाएगा किसमें? 90 में। और जब राज्यसभा में सभापति नहीं रहेगा तो इसके जगह जब आगे बैठिए, आगे राज्यसभा में जब सभापति नहीं रहेगा तो सभापति के कर्तव्य का पालन उपसभापति करेगा। इसका चर्चा किसमें है? किसमें है? 91 में है। किसमें है? 91 में। किसमें है? 91 में। राज्यसभा के सभापति होगा, उपसभापति होगा 89। जब राज्यसभा देखिए, इसका तो राज्यसभा का सभापति वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति पर लगता है महाभियोग। क्या लगता है? महाभियोग लगता है। ठीक है ना। तो उसको तो महाभियोग प्रक्रिया से हटा देते हैं। बाकी बच जाता है उपसभापति। उपसभापति को हटाएंगे किस आर्टिकल के तहत? 90 के तहत। किसके तहत? 90 के तहत। और जब सभापति ने रहे तो उसके जगह उपसभापति काम करेगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 91 में है। किसमें है? 91 में। उसके बाद जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने संबंधी विचार चल रहा होता है तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, पीठासीन नहीं हो सकता है। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 92 में है। यानी कि वह राज्यसभा में पीठासीन अपना पीठ नहीं दिखाएगा। किस आर्टिकल में है? 92 में है। बात बुझाया? राज्यसभा के सभापति होगा, उपसभापति होगा, किस में है? 89। राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाएगा और राज्यसभा के सभापति ने रहे तो उसका जगह उपसभापति उसके कर्तव्य का पालन करेगा। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने संबंधी विचार चल रहा होता है तो राज्यसभा के कार्यवाही में वो पीठासीन नहीं होगा। किसमें है? जो चीज राज्यसभा के लिए है वही चीज लोकसभा के लिए भी होता है। किसमें लिए होता है? लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में होगा? 93 में होगा। किसमें होगा? 93। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाएंगे 94। और हटाएंगे 94। किसमें हटाएंगे? 94। आज जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसके जगह लोकसभा के उपाध्यक्ष उसके कर्तव्य का पालन करेगा। इसका चर्चा किसमें है? किसमें है? 95। जब लोकसभा में अध्यक्ष नहीं रहे तो उसके जगह उपाध्यक्ष उसके कर्तव्य का पालन करेगा। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 95। आज जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी विचार चल रहा होता है तो लोकसभा के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 96। और याद रखिएगा, हाँ 96। और याद क्या रखना है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। ऐसे देखिए, लोकसभा टोटल सीट की संख्या कितना है? 543। और राज्यसभा में सीटों की संख्या 545।
तो 545, हाँ तो वो जो 550 है ना, वो POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 500 सीट फंसा हुआ है। अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हुआ है। जब हम लोग बड़ा हो जाएंगे, नौकरी को लेके देश के लिए आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान को मार के भागेंगे, तो उस पर कब्जा कर लेंगे कश्मीर पर, तब जाके 250 सीट के लिए चुनाव होगा। अभी हम लोग के पास उतना पावर नहीं है, लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए। अब देखिए, तो टोटल मंत्री जो होता है, टोटल मंत्री लोकसभा के और राज्यसभा में टोटल जो मंत्री होता है, यहां पर कहां लिखा थे इसमें, लोकसभा और राज्यसभा में, तो सिर्फ लोकसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इस चारों का जो वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो भत्ता मिलेगा, उसको मिलेगा आर्टिकल 97 में। किसके तहत मिलेगा? इस 4 आदमी को वेतन भत्ता पैसा मिलेगा किसके तहत? तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, इसका जो वेतन भत्ता पैसा मिलेगा, ये किस आर्टिकल में है? 97 में। किस आर्टिकल में है? बुझाया? आ गई। आगे देखिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है समझिए। राष्ट्रीय आय समझिए क्या होता है। नेशनल इनकम क्या होता है? कुछ बता सकता है राष्ट्रीय क्या होता है? ना बताइए, चुप रहिए, चुप रहिए। एनएनपी राष्ट्रीय आय क्या होता है समझिए, समझिए राष्ट्रीय आय समझिए, समझिए। कोई चुप रहे, कोई नहीं बोलेगा। हम जानते हैं आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, चुप रहे, सुन लीजिए। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी देश के अंतर्गत, भारतीय देश के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत सिर्फ भारतीय नागरिक ही, ठीक है ना, सिर्फ भारतीय समुदाय के व्यक्ति ही या तो देश में पैसा कमाता हो या देश से बाहर पैसा कमाता हो, और 1 वर्ष के अंतर्गत जितना भी पैसा बाहर में कमाया या देश के अंतर्गत कमाया, उस सभी पैसा लेके भारत सरकार के झोली में रख देगा। उसी पैसा को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहते हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक ही बात कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक ही या तो देश के अंतर्गत या देश के बाहर जो पैसा कमा के लाया और भारत सरकार के झोली में रख दिया, उसी झोली में रखे हुए पैसा को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। और नेशनल इनकम निकालने के लिए कैसे होता है? एक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलने पता है ना? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कैसे होता है? तो किसी भी राज्य में जो टोटल व्यक्ति का जो आय होता है, टोटल व्यक्ति का जो आय होता है, उस राज्य की जनसंख्या से भाग कर देंगे, ठीक है ना। उस राज्य की जनसंख्या से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। उस राज्य में टोटल इनकम बटे जनसंख्या वैसे क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, जिस तरह चारों यहाँ चीज समझना है। एक समझना मेरे भाई जीडीपी। क्या समझना है? जीडीपी। एक होता है मेरे भाई जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी। एक होता है एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी। एनएनपी। देखिए जीडीपी क्या होता है समझिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसे कहते हैं? किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत या तो विदेशी आदमी पैसा कमाता हो या भारतीय आदमी पैसा कमाता हो, उस देश में जितना भी पैसा कलेक्शन किया जाता है, उस सभी पैसा को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया? समझिए। जैसे बगल में एक देश है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका का कोई कंपनी कर लेते हैं चाउमाऊ। कौन है? चाउमाऊ। चाउमाऊ कंपनी है श्रीलंका का, और श्रीलंका का कंपनी कहां पे है? भारत में है। कहां पे है? भारत में, ठीक है ना। और टोटल जो भारतीय कंपनी है, टोटल भी भारतीय कंपनी है, और वह नॉटिकल सीमा के अंतर्गत। नॉटिकल सीमा करने का मतलब होता है 200 मीटर नहीं तो लगभग 22 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है ना। 22 किलोमीटर के रेंज में जो भी पैसा कमाएगा, जैसे भारतीय मछुआरा यहाँ मछली मारा या सोना मिल गया, चांदी मिल गया, कुछ ही मिल जाएगा, तो यह सभी पैसा को भारत सरकार के झोली में रखेगा। कहाँ रखेगा? झोली में। या कोई भी विदेशी कंपनी
भारत में यदि है, भारत में है, तो वह सभी पैसा को कहां रखेगा? जीडीपी के अंतर्गत। ना बुझाया? देखिए, देख सुना सुना, अपना घर में मान लेते हैं, एक बात बोल लेते हैं, जैसे भारत में मेरा कंपनी चल रहा है, ठीक है ना, मेरा अपना कंपनी का जो नाम है, क्या नाम है? सरकारी नौकरी। जैसे मेरा अपना कंपनी है जुनून सरकारी नौकरी। जुनून सरकारी नौकरी, भारत सरकार यहां पर पैसा अपना भारत में कमा रहा है, साल में 100 करोड़ रुपया कमा रहा है जुनून सरकारी नौकरी कंपनी, और कमा के भारत सरकार दे रहा है। कुछ तो ऐसा कंपनी होगा जो विदेशी कंपनी भारत में होगा कि नहीं होगा? ये कंपनी नहीं जो भारतीय, जैसे मान लीजिए जुनून कंपनी ऐसा हो जो नेपाल में चल जाए, अमेरिका चल जाए, लंदन चल जाए, तो वो पैसा काउंट नहीं होगा। यदि कोई भारतीय कंपनी विदेश में पैसा कमा रहा है तो वह जीडीपी में शामिल नहीं होगा। सिर्फ भारत के अंतर्गत अपना घरेलू, अपना घर में कमाता है, या तो विदेशी कमा के दे या अपना घर में कमा के कोई व्यक्ति दे, उसी पैसा को कहां रखते हैं? जीडीपी में। कहां रखते हैं? जीडीपी में। ना हो जाए? आप देखा जीएनपी का, जीएनपी क्या होता है? सपोज कीजिए आप भारत में जीडीपी में पैसा कमाए बहुत ज्यादा, 100 करोड़ रुपया, कोई फैक्ट्री बैठा है, तो क्या 100 करोड़ रुपया का फैक्ट्री में लगाए हैं, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ उसे मशीन लगाए होंगे कि नहीं लगाए होंगे? मान लीजिए आप उस कंपनी में 4 करोड़ का फैक्ट्री बैठा दी, मतलब मशीन उसे लगा दिए, और क्या आने वाला 10 साल के बाद या 5 साल के बाद क्या मशीन का रेट वही 4 करोड़ रह जाएगा? रहेगा? कुछ ना कुछ तो घटबे करेगा। यानी कि आज से हम 4 साल, मतलब 10 साल पहले हम कंपनी के फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन लगाए थे, लगभग 4 करोड़ रुपया का 2020 में लगाए थे, और 2024 आते 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 उस मशीन का रेट क्या हो गया है? गिर गया है। जो मशीन का रेट गिर गया है, जो 4 करोड़ था, और 4 करोड़ से 2024 में गिर के हो गया 1 करोड़। कितना बढ़ गया है? 1 करोड़। तो इसमें कमी कितना गया? 3 करोड़। तो जो 3 करोड़ का जो कमी आएगा उसी को बोलेंगे डिप्रेसिएशन। क्या बोलेंगे? और उसी डिप्रेसिएशन को घटा देंगे, उसी डिप्रेसिएशन को घटा देंगे, तो जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ना बुझाया सबको? यानी कि कोई कंपनी खोलते हैं तो फैक्ट्री बैठाते कि नहीं बैठाते हैं? कोई मशीन लगाते कि नहीं लगाते हैं? मान लेते हैं 50,000 के मशीन लगा दिए, ठीक है ना, अब भी लगा दी, मान लीजिए 2024 में 50,000 के मशीन लगा दिए हैं, और क्या 2030 में मशीन का रेट उतना ही रहेगा? वो तो गिर, आप उस इस्तेमाल कीजिएगा, कुछ ना कुछ रेट गिरबे करेगा। उसके बाद जो रेट गिर जाएगा, जैसे 50 से लगा है और 2030 में बच गया है कितना हजार का? 10,000 मशीन बिकवा, वो रद्दी हो गया है। जिस तरह गांव में पंपी सेट होता है, किन के लाते थे कितना? 30,000 40,000 में, अब बाद में बेचते थे 5,000 में। तो 30,000 में खरीदे थे, 5,000 में बेचे थे, तो कितना का कमी आया? 25,000 का आया ना। जो 25,000 कमी आया वही डिप्रिसिएशन है। यानी किसी भी देश के अंतर्गत जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें हुए ह्रास को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाता है। क्या होता है? जीएनपी। क्या हो जाएगा? जीएनपी। और देखिए जीएनपी क्या होता है? जो होता है मेरे भाई जीएनपी, यदि जीएनपी में से यदि डिप्रेसिएशन घटा देते हैं, जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटा देते हैं, तो ये क्या होता है? एनएनपी होता है। क्या होता है? एनएनपी। मूल ह्रास कहते हैं इसको, हिंदी में लिखते हैं मूल ह्रास। क्या होता है? मूल ह्रास। और यह सब जो करता है भारत का सीएसओ करता है। कौन करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका जो गठन हुआ था मई 1991 में, मई 1991 में, सॉरी 1951, मई 1951 में। तो ये सब कौन देखरेख करता है? सीएसओ करता है। कौन करता है? सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ। ठीक है ना। तो आपका पूछा क्या हुआ था, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? तो राष्ट्रीय आय जो होता है ना, एनएनपी के फैक्टर प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा कि मार्केटिंग प्राइस? फैक्टर प्राइस होगा। आपको हम चर्चा करेंगे एमएनपी के बारे में, एफसी के बारे में। एफसी और फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। देखिए सब बता देते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है? देखिए जो जीएनपी होता है ना, जीडीपी होता है ना, देखिए किसी भी देश के राष्ट्रीय आय होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय 2 प्रकार का होता है।
एक होता है चालू आय यानी करेंट आय, और एक होता है स्थिर आय। क्या होता है? स्थिर आय। स्थिर आय क्या होता है और चालू आय क्या होता है? चालू आय में इसमें रेट हमेशा घटते बढ़ते रहता है। चालू आय में क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है, माने साल के अनुसार घटते बढ़ते रहेगा चालू आय में, ठीक है ना। बाकी स्थिर आय क्या होता है? भारत सरकार इसमें रेट का जो होता है ना फिक्स कर देता है। स्थिर आय में यानी फिक्स्ड प्राइस में कोई रेट है, मान लेते हैं ये जमा है, ठीक है ना, ये जमा है, यही जमा बिक रहा है महाराष्ट्र में 500 रुपये में, मुजफ्फरपुर में बिक रहा है 300 में, पटना में बिक रहा है 400 में, ठीक है ना। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट है। तो भारत सरकार सभी जगह रिपोर्ट लेकर इस जमा को है ना एक रेट कर देगा, फिक्स प्राइस कर देगा से नहीं से यही रेट रहेगा, ठीक है ना। हमेशा रेट है ना फ्लक्चुएट करता रहता है, वहां गया तो वहां इतना रेट हो गया, वहां गया तो वहां इतना रेट हो गया। इसी चीज को स्थिर करने के लिए भारत सरकार क्या कर दिया है? उस रेट को स्थिर कर दिया है। क्या कर दिया है? स्थिर। यही होता है फिक्स प्राइस। आइए चालू होता है क्या होता है? करेंट प्राइस या मार्केटिंग प्राइस। सोना चांदी होता है, कितना उसमें घटते बढ़ते रहता है, बाप रे। अब देखिए संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता कौन? देखिए संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। हमारे भारतीय संविधान की बात किया जाए, जो संघ की चर्चा किया गया है भाग 5 में, किसे क्या गया है? भाग 5 में। कोई नहीं बोलेगा, तुम चुपचाप सुनिएगा। भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया है, ठीक है ना। और यह संघ होता है संघ, तो संघ जो होता है यह भाग कितना है? 5 में है। और वहीं आर्टिकल की बात किया जाए, आर्टिकल के, तो आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 52 से लेकर है 151, और भाग की बात किया जाए तो भाग कितना है? 5, भाग 5। और भारत सरकार जब संविधान बना तो संघ को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में संघ को बांटा। और 3 भागों में संघ को बांटा, भारत सरकार ने 3 भागों में संघ को बांटा। तो एक तरफ रखा कार्यपालिका, जो देश के अंतर्गत कार्य प्रणाली को देखरेख करता है या करता है। एक तरफ होता है कार्यपालिका, क्या होता है? कार्यपालिका। और जो कार्यपालिका के सहमति से जो देश के लिए जो कानून बनाता है, देश के लिए जो कानून बनाता है उसको रखेंगे क्या बोलते हैं इसको? जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। और कानून बनाकर जो देश के लिए न्याय करता है, कानून बनाकर जो देश के लिए न्याय करता है वो क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। तो अपना संघ को कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन होता है? और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की चर्चा जो किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर, और 52 में ही भारत के राष्ट्रपति आ जाता है। कौन आता है? भारत के राष्ट्रपति आ जाता है। और आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति आ जाता है। कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। कौन आता है? उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। अब प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद का भी नियुक्ति होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री भी आता है। कौन आता है? प्रधानमंत्री भी आता है। और इसमें कौन आएगा? मंत्रिपरिषद भी आएगा, मंत्रिपरिषद भी आ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी। कौन आता है? महान्यायवादी। अब महान्यायवादी भी आएगा, किसके अंतर्गत आएगा? ये सब कार्यपालिका। तो एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये किसके अंतर्गत आएगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 52 से 78। वही बात किया जाए विधायिका का, तो विधायिका का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123। और विधायिका में होता क्या है? संसद, यानी कि देश के लिए जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? संसद। और विधायिका के अंतर्गत आता है संसद। और संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तरफ होते हैं लोकसभा और एक तरफ क्या होता है? राज्यसभा। तो विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? विधायिका। कि संसद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 79। कितना क्या गया है? 79। अब वही बात किया जाए राज्यसभा की चर्चा किया गया है आर्टिकल 80।
और लोकसभा की चर्चा 81, और इसी में सदस्यों का आहर्ता हो गया, ठीक है ना, इसी का विघटन हो गया, सत्र 17 और विघटन सब इसी में आ जाएगा 85 के अंतर्गत। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभी देखे है ना, सब इसी के अंतर्गत आएगा। विधायिका के अंतर्गत याद रखिएगा संसद आता है, क्या आता है? संसद। विधायिका के अंतर्गत कौन आएगा? संसद। वही बात किया जाए न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका के अंतर्गत आपका देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 151 तक। न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा 124 से लेकर 151। और देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसका जो चर्चा किया गया आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147। वही बात किया जाए, इसी न्यायपालिका के अंतर्गत आता है CAG। क्या आता है? क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आता है, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक आता है, किसके अंतर्गत आता है? कैग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कैग। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति होता है आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में आता है ना। आई किसके अंतर्गत है? न्यायपालिका। अब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके अंतर्गत है? न्यायपालिका। भारत का जो संसद है किसके अंतर्गत है? और भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये किसके अंतर्गत है? कार्यपालिका। किसके अंतर्गत है? कार्यपालिका। तो आपके एग्जाम से आप खुद छाट लीजिएगा कौन कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, कौन विधायिका के अंतर्गत आता है, कौन न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके अंतर्गत आएगा? न्यायपालिका। तो आप यहां गौर से इस चेहरा को देखिए, गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, इस चेहरा को देखिए। संघीय कार्यपालिका में क्या है? हाँ। तो संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो कार्यपालिका के अंतर्गत आप गौर से जानिए, कार्यपालिका कौन कौन था? राष्ट्रपति था, और कौन था? भारत के महान्यायवादी, और कौन था? प्रधानमंत्री। और एक और चीज देखिए, इसमें मंत्रिपरिषद था, मंत्रिपरिषद नहीं था, और इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, ये सब किसके अंतर्गत था? किसके अंदर था? अब विधायिका के अंदर क्या था? संसद। और न्यायपालिका के अंदर क्या था? सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए, ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये किसके अंतर्गत आएगा? न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? न्यायपालिका। बहुत सारा बच्चा इसे फंस गया था, एग्जाम में हम बैठल थे, ठीक है ना। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका। इतने आसानी से कॉमन सेंस वाला। न्यायपालिका का चर्चा किया गया आर्टिकल 124 से लेकर 151, और उसी के बीच में आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। ये किसके अंदर आ जाएगा? 148 न्यायपालिका के अंदर। किसके अंतर्गत? न्यायपालिका। किसी केंद्रीय मंत्रालय ने सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक करंट अफेयर्स का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो किस केंद्रीय मंत्री ने सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? स्पीडी जो होता है ना करंट अफेयर्स, जितना भी आपका जो ऐप आता है एक पेज में दे दिया हुआ है, उसको पढ़ जाएगा पूरा। हर सेट में लगभग 1746 से लेकर 1275 तक जो एग्जाम हुआ है सभी में पूछा हुआ एगो ऐप। ये फिक्स है, मोबाइल ऐप पूछबे करेगा। मैप, इसमें बोले ऐप, युद्ध अभ्यास और सूचकांक, यह दरोगा का फेवरेट चैप्टर होता है। मैप हो गया, सूचकांक हो गया, और ये ऐप हो गया, यह दरोगा का फेवरेट होता है। आए वो खेल और खिलाड़ी पक्का आता है। यहां से आएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का जो संबंध है वो किससे है? रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। देखिए, रुद्राक्ष जो पाटिल है, रुद्राक्ष पाटिल है, सिर्फ इसके बारे में नहीं,
अभी वर्तमान समय जो ओलंपिक में खेल हुआ है, तो ओलंपिक में 33वां ओलंपिक जो हुआ था पेरिस में, टोटल कितने पदक आया था? 6 पदक आया था ना। 6 पदक में से याद रखेगा, एक वो जीता था रजत नीरज चोपड़ा ने, बाकी 5 को जो आया था ना ब्रॉन्ज आया था। क्या था? ब्रॉन्ज। उस 5 में कौन सा खिलाड़ी है और किस राज्य से है, याद रखेगा। 5 को कौन सा खिलाड़ी है और किस खेल से संबंधित है, इसको याद रखेगा। तो आप 5 को याद रखेगा। एक स्वप्निल जो पाटिल है, स्वप्निल पाटिल, यह कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना। तो स्वप्निल पाटिल महाराष्ट्र का है और हाँ ये जीता था, कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। क्या जीता था? ब्रॉन्ज। और किस खेल में? निशानेबाजी में जीता है ना, निशानेबाजी में। उसके बाद आप याद रखिएगा, सरबजोत सिंह पंजाब का था। तो सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित था? शूटिंग से था। किससे था? शूटिंग से था। वही बात किया जाए मनु भाकर का। मनु भाकर, अब मनु भाकर किस खेल से संबंधित था? किससे था? शूटिंग। मनु भाकर किससे था? तो सरबजोत शूटिंग, अब मनु भाकर शूटिंग। ये दोनों ने मिलकर एक बार मनु भाकर ने सिंगल पदक जीता था और एक बार मिश्रित जीता था, मिश्रित यानी कि युगल जीता था। और दोनों जो जीता था, यहाँ भी ब्रॉन्ज जीता था और यहाँ भी क्या जीता था? ब्रॉन्ज ही जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज। तो सरबजोत सिंह किसे है? शूटिंग से है। मनु भाकर किसे है? शूटिंग से। अब मनु भाकर भी हरियाणा से है। कहाँ से है? हरियाणा। मनु भाकर कहाँ से है? हरियाणा से है। मनु भाकर कहाँ से है? हरियाणा। मनु भाकर कहाँ से है? हरियाणा। और स्वप्निल पाटिल कहाँ से था? महाराष्ट्र। स्वप्निल पाटिल कहाँ से था? महाराष्ट्र। एक और कुश्ती के खिलाड़ी है, कुश्ती में जीता था ना। आगे देख लेते हैं। नहीं हुआ, 4 हुआ है। एक और है, दिमाग से उतर गया हमको। देखिए यहां देखिए, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। किसे है? निशानेबाजी। किसे है? निशानेबाजी से। याद रखेगा। वही बात किया जाए कुश्ती में, जो अपना जो साक्षी मलिक है किसे है? कुश्ती में। अभी एगो महिला जो अपना बाल तक काट ली थी वजन कम करने के लिए, उसका नाम क्या है? विनेश फोगाट। और वो की अमन सहरावत है। क्या नाम है? अमन सहरावत। ठीक है ना। वो कुश्ती से था। अमन सहरावत जो था वो किसे था? कुश्ती से। तो वही 5 वैसे व्यक्ति हो गया। ठीक है ना। एक जीता नीरज चोपड़ा, वो भी हरियाणा से है। ठीक है ना। हॉकी में जन्म करते हैं, स्पेन को हरा कर जीता था। अमन सहरावत याद रखेगा। अमन सहरावत किसे था? कुश्ती से। अमन सहरावत किसे था? कुश्ती से। बस वही में। हाँ स्वप्निल पाटिल और महाराष्ट्र से था। कहाँ था? महाराष्ट्र से। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल के निशानेबाजी होगा। वही कुश्ती से याद रखेगा, साक्षी मलिक किसे है? कुश्ती से। विनेश फोगाट, वो महिला कितना स्ट्रगल किया था वो महिला जानते हैं? उसका वजन ज्यादा हो गया था लगभग, तो उसका कोच रात भर जंप करवाया था। ऐसे जंप समझते हैं ना, रात भर अपना बाल तक छोटा कर लिया था, पूरा बाल। ठीक है ना। ब्लड तक निकाल दिया था। इतना जुनून था देश के लिए, समझ ना। बाकी फिर भी ओलंपिक का नियम होता है, अपना देश में रहता है तो ओलंपिक का भावना बदल जाता है, बाकी विदेश में भावना नहीं बदलता है। आप पर कोई रहम नहीं करने वाला है। यहाँ पर जो कहा जाता है, कोई आप पर रहम कर दे तो यह भूल है। कहीं पर रहम नहीं किया जाता है। आप मेहनत कीजिए, आप उसका काबिल बनिए, वह आपका सेट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। समझे ना। रहम नाम का चीज पहले था। ठीक है ना। वो द्वापर युग में था, सतयुग में था, सतयुग में। बाकी इस कलयुग में रहम नहीं होता है, साफ नहीं होता है, साफ रहम नहीं, 1% भी नहीं। ये हो गया। मुक्केबाजी में याद रखिएगा, लवलीना बरगोहन कहाँ से है? असम से मुक्केबाजी है। मैरी कॉम मुक्केबाजी से है। मैरी कॉम मुक्केबाजी में। और तीरंदाजी के खिलाड़ी के नाम बताइए। तीरंदाजी में कौन सा है? दीपिका कुमारी है ना, बिहार से है वो। हाँ झारखंड से है। दीपिका कुमारी याद रखिएगा। इसमें दीपिका कुमारी दे दी, दीपिका कुमारी कुछ ज्यादा ही दे दी है सर ये। दीपिका कुमारी। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो सियाचिन कहां पड़ता है? लद्दाख में। सियाचिन कहां पड़ता है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली जो पहली महिला थी उसका नाम क्या था? शिवा चौहान।
तो 100 से सियाचिन और 100 से शिवा चौहान। तो कुछ कुछ पहली महिला से याद रखेगा। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भावना कांत, भावना कांत। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? शिवांगी सिंह। और ट्रेन चलाने वाले वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला सुरेखा यादव। और रिक्शा चलाने वाली, ऑटो रिक्शा चलाने वाली पहली महिला कौन थी? शीला ठाकरे, शीला ठाकरे, ठीक है ना, शीला टावरे, शीला टावरे। तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले शीला टावरे, लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भावना कांत, भावना कांत। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। और देश की पहली महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज। अब पहली महिला IPS, पहली महिला कौन थे? किरण बेदी। और लोकसभा के पहली महिला उपसभापति कौन बने थे? वायलेट अल्वा। कौन बना? वायलेट अल्वा बने थे, ठीक है ना। और बताइए दूरदर्शन पर पहली बार भाषण नहीं था, स्पीच देने वाली पहली महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी, प्रतिमा पुरी। 7 समुद्र पार करने वाली पहली महिला कौन थी? 7 समुद्र। आरती साथ इंग्लिश चैनल पढ़ के थे ना, बुला चौधरी। कौन सा पढ़ के थे? बुला चौधरी। कौन पढ़ के थे? बुला चौधरी। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला आरती शाह। कौन है? आरती शाह। हाँ। अब बांस चलाने वाली पहली महिला है दुर्गा बनर्जी। कौन है? बनर्जी। क्या नाम है उसका बनर्जी में? दुर्गा बनर्जी है, दुर्गा बनर्जी है ना, दुर्गा बनर्जी है, ठीक है ना, बनर्जी है, बस याद रखिएगा। बांस चलाने वाली पहली महिला है ना बनर्जी है। कौन है? बनर्जी। हाँ, कहाँ चले ध्यान नहीं है, बनर्जी है। आप देखिए कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? दुर्गा में पूछा हुआ था कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? बस का है। किसका है? बस। जो कौशाम्बी जो राजधानी है ना बस का। अब बात किया जाए तो महाजनपद में उस टाइम में 16 गो राज हुआ करता था। और इसका चर्चा अंगुत्तर निकाय और कहाँ किया गया है? भागवती सूत्र में किया गया है। अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र। बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के अनुसार भागवती सूत्र में किया गया है 16 महाजनपद की चर्चा। उस 16 महाजनपद में सबसे जो मजबूत महाजनपद था उसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। उस 16 महाजनपद में सबसे मजबूत क्या था? मगध। अब मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी। और वही बताइएगा तो बस की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। कौशल की राजधानी कहाँ था? कौशल की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। कहाँ था? काशी की राजधानी। कुरु का राजधानी कहाँ था? कुरु का राजधानी, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। और काशी का राजधानी कहाँ था? कौशल का राजधानी, बस का राजधानी। सबसे मजबूत महाजनपद कौन था? दक्षिण भारत एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक था। और वह किस नदी किनारे था? पोटलिया पोतन। पोटलिया पोतन। इसका राजधानी पोटलिया पोतन था। वह गोदावरी नदी किनारे था। किस नदी किनारे था? गोदावरी नदी किनारे था। और उसका पोटलिया पोतन राजधानी था। पोटलिया पोतन, पोटलिया पोतन। तो यह गोदावरी नदी किनारे है। अब पोटलिया पोतन। पाकिस्तान में 2 महाजनपद हुआ करता था। एक था क्या? कश्मीर। और एक क्या था? कंधार। कश्मीर और कंधार। ये कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? असमक था। कौन था? असमक। दक्षिण भारत का कौन था? असमक। तो ये याद रखिएगा 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? असमक था। कौन था? असमक। सबसे मजबूत महाजनपद कौन था? मगध था। कौन था? मगध। और बस की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पूरा नाम इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली का जो पूरा नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है। और काशी का राजधानी कहाँ था? काशी का वाराणसी। उसके बाद कौशल का राजधानी कहाँ था? कौशल कहाँ था? श्रावस्ती। और श्रावस्ती को क्या कहते हैं? अयोध्या। क्या कहते हैं? अयोध्या। जो अभी अयोध्या है कहाँ है? श्रावस्ती में। और अयोध्या जो किसका मुस्लिम नाम के चेंज करके फैजाबाद क्या था? तो फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अयोध्या कर दिया है। और उससे पहले इसको श्रावस्ती कहते थे। क्या कहते थे? श्रावस्ती। सब हिंदुओं का था। मुस्लिम आया अपने नाम से करने लगा। फिर मोदी जी आए
सब मुस्लिम को हिंदू में बदल रहे हैं। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द चुनिए। तो कोल किनारा हो जाएगा। अनल हवा का क्या होता है? क्या यह सही है? देव देवता का क्या होता है? भाग होता है। ये तो ऐसे में सब में डॉट होगा, सब में क्या होगा? डॉट होगा, डॉट होगा, डॉट होगा। यही गलत है, इसका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बी नंबर देखिए, विस्थापन का दूरी के स्थान अनुपात हमेशा क्या होगा? तब विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं, ठीक है ना। विस्थापन और दूरी में फर्क क्या होता है? दूरी कहता है से हम यहाँ से चल के जाएंगे या आएंगे, हम जो जाएंगे आएंगे सब हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर विस्थापन कहता है यदि हम जहाँ से गए यदि वहाँ पे आ गए तब मेरा जो चला गया जो दूरी हो गई वो शून्य हो गया ना। बात समझ में आया? समझिए यहाँ पे। जैसे एगो छेदीलाल नाम का व्यक्ति है। छेदीलाल जो है, छेदीलाल एगो फटफटाही लिया। अब फटफटाही लिया छेदीलाल, ठीक है ना। छेदीलाल फटफटाही लिया और वह पटना के गोस्वामी मैथमेटिक्स से मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। गोस्वामी मैथमेटिक्स से मोटरसाइकिल चालू किया। अब वह छेदीलाल चला गया कहाँ पे? ना मुजफ्फरपुर ना गया, गांधी मैदान। कहाँ गया? गांधी मैदान गया, ठीक है ना। और गांधी मैदान से घूमकर अरेंद्र नगर होते हुए और गांधी सेतु होते हुए फिर से आ गया गोस्वामी मैथमेटिक्स में। कहाँ पे गया? गोस्वामी मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यहां से गया था वह 4 किलोमीटर और घूम घाम के कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तब ये जो छेदीलाल था गोस्वामी मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर गया गांधी मैदान, गांधी मैदान से घूम गया फिर से गोस्वामी मैथमेटिक्स में। तो इसके द्वारा चला गया जो दूरी हुआ, तो टोटल दूरी यहां पे कितना किलोमीटर हो जाएगा? 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, ठीक है ना। और विस्थापन कहता है जब तुमको यहां आना ही था तो गया क्यों? विस्थापन क्या कहता है? जब तुमको यहां ही आना था तो गया क्यों? जैसे रात को 12 बजे, ठीक है ना, यदि गर्लफ्रेंड फोन कर देंगे तो आप टेंट और रास्ता नहीं देखिएगा, आप एकदम पतला जो रास्ता होगा सबसे नजदीक होगा वो रास्ते पर एकदम चल जाएगा एकदम दौड़ के, ठीक है ना। जो सबसे शॉर्ट होगा, कौन दीवार है कौन रोड है, दीवार फाड़ते उड़ते चल जाइएगा, ठीक है ना। दीवार फाड़ उड़ के चल जाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो दीवार फाड़ के गए वो क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। यह इसमें रास्ता टेंटर नहीं होता है। यदि हमको यहां से रोड पर जाना हो तो यहां पर ऐसे निकल कर नहीं जाएंगे, दीवार फाड़ के चल जाएंगे रोड पर, ठीक है ना। तो विस्थापन एकदम सोझे होता है, सीधा, ठीक है ना। यदि यहां से लेकर यहां तक गया है गांधी मैदान, सीधा रास्ता है, तो उसके द्वारा जो विस्थापन हो जाएगा 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। यदि यहीं से फिर घूम के आ गया गोस्वामी मैथमेटिक्स में, गोस्वामी मैथमेटिक्स से घूम के आ गया तो इसके द्वारा विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विस्थापन कहता है जिस जगह से स्टार्ट किया था यदि उस जगह ही तुम लौट के आ गया तो तुम्हारा चला गया जो दूरी होगा वह शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ना बुझाया? ठीक है ना। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विस्थापन कहता है यदि जहां से कितनों किलोमीटर चल गए फिर वापस उसी जगह आ गए तो आपका जो चला गया दूरी होगा, अब यहां से दिल्ली चले गए फिर दिल्ली से मन के घूम के यहां आ गए तो आपके द्वारा चला गया दूरी होगा 1400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जाने में या 700 किलोमीटर आने में। बाकी विस्थापन जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। विस्थापन कहता है जहां से गया था यदि वहीं पर आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। अब देखिए यहां कह रहा था विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होगा? बताइए इसमें हमेशा बड़ा कौन होगा? विस्थापन होगा कि दूरी होगा? दूरी होगा। क्या 1 से कम होता है? 1 के बराबर होगा? क्या दोनों बराबर होगा? 1 से ज्यादा होगा? या तो क्या होगा? बराबर होगा या तो क्या होगा? कम होगा। कम होगा कैसे? देखिए या तो 4 किलोमीटर बराबर होगा, यदि उसी जगह आ गया तो शून्य हो गया, कम नहीं हो गया। दूरी और विस्थापन में यही अंतर है, या तो जितना दूर गया है उतना दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। यदि वहीं पर आ गया है तो शून्य हो जाएगा। या तो बराबर हो सकता है, 4 बराबर हुआ, तुम लोग को नहीं बुझा रहा है, तो 4 बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। यदि वहीं पर आ जाएगा तो शून्य हो जाएगा। दूरी और विस्थापन या तो बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है, बाकी ज्यादा विस्थापन नहीं।
हमेशा बड़ा कौन होता है? दूरी। कौन होता है? दूरी। बहुत सारा हम सब गलत मारा था। बगल में हम बैठल एगो द्वार कोशिका अभी कर रहे द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और रंध्र क्या होता है? खुल जाता है। द्वार कोशिका पेड़ पौधा में होता, कहाँ होता है? पेड़ पौधा में। एक चीज बताएगा तो कोई केमाड़ी होता है, वर्षा के दिन में फूल जाता है, वो किसके कारण फूल जाता है? ऑस्मोसिस से कारण होता है, प्राशन कारण होता है ना, अंतःप्राशन कारण होता है, अंतःप्राशन होता है तो ऑस्मोसिस से कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑस्मोसिस कारण। उसी तरह पेड़ पौधा में जो द्वार कोशिका होता है, द्वार कोशिका, जब जल अंदर जाएगा तो उसका रंध्र का भी छिद्र होगा, वो भी क्या होगा? रंध्र का छिद्र होगा, वो खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। आज जल जैसे ही खुल जाएगा और समय बीतेगा तो वह द्वार कोशिका वह हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो पहले खुलेगा और सूख के क्या होगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब फटने के बाद सिकुड़ेगा। फटने के बाद क्या होगा? सिकुड़ेगा। पहले कोई भी द्वार कोशिका होता है, जब जल अंदर जाएगा तो उसका जो रंध्र होगा, रंध्र क्या होगा? खुलेगा। क्या होगा? खुलेगा। खुलने के बाद क्या होगा? फटेगा के बाद क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। बंद नहीं होता है। क्या होता है? बंद नहीं होता है। याद रखिएगा इसको। इसमें थोड़ा देखे हैं इसके बारे में, इसके आधा घंटा लगेगा समझाने के लिए, समझे ना? पेड़ पौधा रखेंगे, आप पेड़ पौधा के बारे में पूरा करा देंगे। रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से शुरुआत होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत अब तो याद ही हो गया होगा आप लोग को। प्रथम कब हुआ था? किस तारीख को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 27 जुलाई 1914। 27 जुलाई 1914। और खत्म कब हुआ था? 1928 नहीं, 18। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तब प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तब प्रथम वर्ल्ड वॉर यह 27 जुलाई को शुरू हुआ था। 27 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और यह खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को। और 11 नवंबर 1918 को जो यह खत्म हुआ था तो यह पेरिस के संधि से खत्म हुआ था। किस संधि से हुआ था? पेरिस के संधि से हुआ था। किस संधि से हुआ था? सब लड़का यहो मार के आया था एग्जाम में, यहो मार के आया था ना। तो पेरिस की संधि, पेरिस के संधि से यह खत्म हो गया था। क्या हुआ था? खत्म हुआ था, खत्म हो गया था, हो गया था। तब पेरिस के संधि से खत्म हो गया था, 11 नंबर का था, ठीक है ना। उसके बाद बीच में क्या हुआ? बीच में क्या हुआ? ये भारत है, भारत के ऊपर में आएगा चीन है, और चीन के ऊपर में आएगा तो रूस है। क्या है? रूस। और रूस के बगल में यहाँ पर आएगा तो जापान है। क्या है? जापान। एकदम फाड़ के रख देना है, ठीक है ना। देखिए तब प्रथम विश्व युद्ध 27 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 को। और देखिए, और इसी दौरान जो 1917 में होता है ना, 17 में रूसी क्रांति हो जाता है। क्या होता है? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति होता है तो रूसी क्रांति के दौरान इतना नुकसान होता है रूस को, इतना नुकसान होता है, वह जर्मनी को बुलाता है और कहता है हम संधि करेंगे। और जर्मनी की तरफ से लड़ता रहता है हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये सब मिलकर बैठक करता है, और ये सब मिलकर बैठक करता है। और रूस का एक जगह है ब्रेस्ट लिस्टोव। रूस में एक जगह है ब्रेस्ट लिस्टोव, और उसी ब्रेस्ट लिस्टोव में जो एक दो राष्ट्र में रहता है ना, एक तरफ रहता है मित्र राष्ट्र, एक तरफ कौन आता है? धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र को बुलाता है रूस, क्योंकि ये जो मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन आता है? अमेरिका रहता है, ब्रिटेन रहता है, चीन और रूस और फ्रांस रहता है ना। तो यह जो रूस होता है, रूस, यह धुरी राष्ट्र को कहता है से हमको युद्ध लड़ने के लिए हमको उतना पैसा वैसा नहीं है, हम यह युद्ध को है ना समाप्ति चाहते हैं। वह कहता है यदि आपको लड़ने की इच्छा नहीं है तो आप यहाँ से हट जाइए, ठीक है ना। संधि उंधि करे, कुछ किसी से बंटवारा होता है ना, संधि हो जाता है, हाँ इतना करके संधि करके बंटवारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रूस संधि कर लेता है धुरी राष्ट्र से, और धुरी राष्ट्र जो संधि करता है यह मार्च में कर लेता है। 3 मार्च
1918 को, 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस ने दूसरे राष्ट्र से, यानी जर्मनी रहता है, जापान रहता है, इटली रहता है और ऑस्ट्रिया रहता है और हंगरी रहता है। कौन रहता है? हंगरी। इस सभी देश को बुलाकर जो ब्रेस्ट लिस्टोव रहता है, उसी ब्रेस्ट लिस्टोव में 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस यह प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है ना। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद क्या आता है? नवंबर। और नवंबर आता है तो नवंबर में ही किया था पेरिस की संधि। अब पेरिस के संधि के तहत जो प्रथम विश्व युद्ध क्या कर दिया जाता है? समाप्ति कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्ति। क्या कर दिया जाता है? समाप्ति। तब प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व जो रूस अलग होता है वह ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि से होता है। किससे होता है? ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि होता है। ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि होता है। ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि होता है। ठीक है ना। बताइए बताइए किस संधि से होता है? पेट्रो की संधि के ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि होता है। ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि होता है। ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि होता है। ये तो करा दिया ना, यही चीज है, करा ना। सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों के प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? निजीकरण क्या होता है? और वैश्वीकरण क्या होता है? देखिए, उदारीकरण एलपीजी समझिए, क्योंकि सरकार रुकावट कब हटाया था? देश में 1991 ईस्वी में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गया था और उस टाइम में देश का 1991 ईस्वी में देश का जो वित्त मंत्री था उसका नाम था मनमोहन सिंह। कौन था? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने ही एक मॉडल लाया था एलपीजी। क्या लाया था? एलपीजी। एलपीजी। देखिए, एलपीजी मॉडल लाए थे। देश का सिर्फ इनकम महज 15 दिन का बच गया था, मतलब यहाँ पर सिर्फ 15 दिन का बच गया था, उसको उठाकर कहाँ जब गर्त में चला गया था उसको कहाँ से कहाँ उठा के लाए थे। ए से होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। ये कब लाए थे? 1991 में। इसको समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन होता क्या होता है? अपना देश की अर्थव्यवस्था को किसी विदेशी अर्थव्यवस्था से जोड़ना, किसी और देश के साथ जोड़ना, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को किसी और देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, घरेलू अर्थव्यवस्था को किसी और देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, उसको क्या बोलेंगे? वैश्वीकरण। क्या बोलेंगे? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तब मनमोहन सिंह कहते हैं जितना भी अपना भारतीय कंपनी है वह विदेश में जाए, उसे कुछ पैसा कमा के लाए। जैसे घर में यदि 2 भाई है, आपको कमाने वाला नहीं होता है, पापा कहते हैं अब तुम है ना प्लान करो, घर से जाओ कहीं कमाने के लिए। और तब जब बेटा कमाने के लिए जाता है, ठीक है ना, कमाने के लिए जाता है, तब पैसा उसा कमा के लाता है, तो वो बाहर के पैसा उठा के घर में लाता है। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी लाता है कि नहीं लाता है। यानी कि घर के अर्थव्यवस्था, मतलब घर के आदमी को बाहर भेजा, अब बाहर से क्या लाया? पैसा लाया। उसी तरह घर की कंपनियां को विदेश में बेचकर वहां से व्यापार करके जो पैसा लाया उसे क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जोड़ दिए प्राइवेटाइजेशन पर। अब अमेरिका में देखिएगा सबसे ज़्यादा निजी कंपनियां हैं, वहाँ पूंजीपति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में सदा जोर दिया जाता था अमेरिका में, तो अमेरिका इसीलिए सबसे आगे है। जब कोई चीज़ प्राइवेट रहेगा तो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा एफोर्ट लगाएगा। आप सरकारी कर्मचारी को देख लीजिए और किसी प्राइवेट कर्मचारी को देख लीजिए। सरकारी कर्मचारी का ऑफिस देखेगा तो इतना मुंह में थूक खैनी करेगा, मारेगा पचाक सीने से, ठीक है ना। उसका ऑफिस जाते जाते इतना घिन भरेगा, इतना घिन भरेगा। नहीं खाना खा के गए तो ठीक है, यदि खाना खा के गए हैं तो पक्का उल्टी होना तय है। किसी भी सरकारी कर्मचारी का ऑफिस चल जाइए, उसका दीवार पूरा लाल से भरल रहेगा। बताएगा मुंह में तब भर लेगा, बोले क्या बात है, ठीक है ना। अभी जो ब्लॉक में हो रहा है खेती वाला सब ऐसे ऑनलाइन सब तो है ही है, रिपोर्ट जिसका भी है ऑनलाइन रिपोर्ट है ये है। बाकी देखिएगा मुंह में इतना पान है, मऊ मऊ का बोलता रहेगा। अगर बोलिए क्या बात है, मनो नहीं कर तो के भागाइएगा उसके, ठीक है ना। तब सरकार क्या कहा, मनमोहन सिंह ने क्या कहा, यदि देश की अर्थव्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि निजीकरण कर दिया जाए, इससे देश का इनकम क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। क्या होता है? उदार प्राइवेट किए हैं, ग्लोबलाइजेशन किए तो कुछ ना कुछ उधार बना के भी रखिए। क्या होता है? उधार बना के लोग जिसके पैसा नहीं है तो उसको भी कुछ पैसा उसा दीजिए
वो भी क्या करेगा, काम करेगा, वो क्या करेगा, पैसा वैसा कमाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा था आपसे, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट को, प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उदारीकरण। क्या कहलाएगा, उदारीकरण। यानी कि उदारीकरण में क्या होता है, यानी उदारीकरण में क्या होता है, लिबरलाइजेशन के अंतर्गत इसमें लोगों को है ना उदार करना होता है। यानी कि आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार कुछ पैसा देगा, आप बिजनेस करने के लिए खोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि बैंक इंटरेस्ट पर, मतलब बहुत मिनिमम रेट पर आपका सरकार उधार करेगा, पैसा देगा, इससे आप कमाइएगा, ठीक है ना। यानी पहले जो होता था 1991 से पहले वो बैंक में पैसा वैसा नहीं देता था, और उसमें क्या था, बहुत सारी रुकावटें था। सरकार ने देखा भारत की स्थिति, इकोनॉमी स्थिति बहुत गत्तर हो चुका है, इसलिए भारत सरकार ने अपना बैंकों से पैसा उठाकर समाज में जो पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, उदारीकरण। कहने का मतलब सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों, प्रतिबंधों को हटा लेना ही क्या कहलाया, उदारीकरण। बहुत सारा ऐसा कंपनियां था उसको बंद कर दिया था सरकार, पैसा की वजह से। लोन पर जो होता है ना, नहीं देता था पैसा बंद। तो 1991 ईस्वी में मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति अपनाया और पैसा उसका कुछ पैसा भी देकर उसको फिर से क्या करवाया, चालू करवाया, रुकावटों क्या किया, दूर किया। तब बताइए देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था जो ना क्या होता है, वैश्वीकरण। उसके बाद निजी अर्थव्यवस्था पर जोर देना क्या कहलाएगा, निजीकरण। और कोई भी फैक्ट्री यदि बंद है पैसा की वजह से, या समाजों को बिजनेस नहीं करा, उसके लिए सरकार जो पैसा देगा उसको क्या करेंगे, उदारीकरण। तो रुकावट में आएगा क्या हो जाएगा, उदारीकरण। क्या हो जाएगा, उदारीकरण। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी। कौन कहता है, तो एगो दरोगा का फेवरेट चैप्टर है सूचकांक। अब किसी बिहार एसएससी हो या दरोगा हो, एगो सूचकांक से पक्का क्वेश्चन रहबे करेगा, पक्का रहेगा सूचकांक से। मोबाइल ऐप देख लिए हैं, युद्ध अभ्यास देख लिए हैं, और एक सूचकांक देख लिए हैं। क्या क्या पढ़ना मैंने पता लग रहा है ना, प्रीवियस सर ये इसलिए पढ़ा जाता क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। करंट अफेयर्स में इतना पेज से उतना पेज भरा हुआ है, और सब पहले पेज से स्टार्ट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता पहला पेज से, पूछता है। आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, क्या पहला पेज से किसी भी एग्जाम में आया क्वेश्चन, नहीं है। दूसरा पेज से भी नहीं आया, तीसरा पेज से भी नहीं आया है, स्टार्ट हुआ है चौथा पेज से, ठीक है ना। तो दरोगा के एग्जाम में होता है आपको करेंट अफेयर्स में युद्ध अभ्यास हो गया, सूचकांक हो गया, और रिपोर्ट हो गया, और एक दिवस हो गया। पक्का आना तय है, फिक्स से आवे करेगा, ठीक है ना। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी। कौन जारी करता है, यूएनडीपी। गला फंसा हुआ है, यूएनडीपी। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक कौन लिखा था, यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ था। क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसमें लिखा हुआ था, बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, और अपना दरोगा में पूछा हुआ था। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखा था मॉन्टेस्क्यू। कौन लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉज कौन लिखा था, मॉन्टेस्क्यू। कौन लिखा था, मॉन्टेस्क्यू। और आज एक और रूसो का पुस्तक का नाम क्या है, जो रूसो का पुस्तक का नाम है ना, इसको रूसो का पुस्तक का नाम क्या है, जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक भी पुस्तक है, रूसो का भी है। द लॉज, रूसो का है ना, द लॉज। क्या है, द लॉज, द लॉज, द लॉज। क्या है, द लॉज, ठीक है ना। और जॉन लॉक का एक और पुस्तक है, जॉन लॉक का क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बोलते नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, रूसो का। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, रूसो का। और मॉन्टेस्क्यू क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और जॉन लॉक का क्या है, टू टी साइटेड, टाइटेज, ये है ना, टाइटेज है, ठीक है ना। जानते हैं दिमाग खराब है पहले से, कुछ याद है, रूम पार्टनर रूम
पहले दादा मुझे खाना वाना बनाता था तो इससे दिमाग खराब है। अदर सोशल कंटेक्ट क्या हो गया, रूसो हो जाएगा, नहीं अब अकेले रखेंगे। जीवन में एक चीज बताते हैं, जीवन में किसी के लिए कुछ मत कीजिएगा। करना होगा जीवन में तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए कीजिएगा, अन्यथा अपने लिए कुछ कीजिएगा। आप जीवन में यहाँ किसी के लिए अभी जान भी देते हैं ना, तो आपका एक समय में जान तक ले लेगा, ठीक है ना। इस जीवन में कोई भी हो, अपना माँ बाप के अलावा 1% भी नहीं सुनना है किसी का, साफ नहीं, क्योंकि हम लोग माँ बाप का अंश है, उसका खून हमें बस रहा है। यहां पर सामने लड़का क्या कर देगा कोई नहीं जानता है। कितनों कुछ कर दीजिए उसके लिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका माइंड में यदि गुस्सा है तो वह पर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस जमाना में यह कलयुग है, घोर कलयुग है, पूरा घोर कलयुग है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने हित के बारे में सोचिए। यदि आप गैरों के हित के बारे में सोचते हैं तो इससे बड़ा, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, समझे ना। अपना हित के अलावा कुछ मत सोचिए। दूसरा को 1% भी टाइम मत दीजिए, 1% भी नहीं, चाहे मर भी क्यों ना जाए, समझे ना। साफ टाइम नहीं दीजिए, साफ, ठीक है ना। दूसरा को 1% टाइम नहीं, बस अपना दिया, अपना सफलता रहेगा और अपना माँ बाप का पेट भर दीजिएगा। यही पुण्य है आज की युग में। अपना माँ बाप को अपना कमाई से पेट भर दिए, यही पुण्य है। और कितना लड़का, इतना लड़का आज की कमीना होता है आजकल का लड़का, ठीक है ना। दूसरा को दिखाने के चक्कर में, दूसरा को दिखाने के चक्कर में अपना माँ बाप को बेइज्जती कर देता है। ऐसा समाज हो चुका है, दूसरा को जताने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, बगल में बाप मदारी, बूढ़ा बाप मदारी बैठा हुआ है, उसको तक बेइज्जती कर देता है आजकल का लड़का। शर्म आना चाहिए। जो जन्म दिया है उसको बेइज्जती कर देता है, सिर्फ दिखावा, कुछ बात नहीं है, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, दिखावा, ठीक है ना, दिखावटे के चक्कर में। बताइए कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में है? कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। कंगरा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। कंगरा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। इसके कलर करवाएंगे, ठीक है ना, चित्रकला। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए 20 तक कराएंगे, 20 तक। देखिए उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण के द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एक भाग्य कहा, सूचना का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या होता है? जो जीएसटी होता है उसे जो मूल रूप से दिखाते हैं ना, तो आप किसी को जानकारी देते हैं, हाँ इसका इतना रेट है, ठीक है ना। तो सूचना का अधिकार के तहत, सूचना का अधिकार किसी को जानकारी देता है। जैसे सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 में आया था। जैसे आप पर कोई चीज़ होता है तो सूचना अधिकार के तहत आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं? आरटीआई लगा सकते हैं। नहीं कहता है इस एग्जाम में आरटीआई लगाएंगे, यानी आपको उस चीज़ का जानने का क्या है? हक है। जानने क्या है? हक है, ठीक है ना। तो सूचना का अधिकार जानकारी इकट्ठा करने के लिए होता है, याद रखिए सूचना का अधिकार। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अमावों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो गठित समिति का नाम क्या था? भूरिया समिति। कौन समिति था? भूरिया समिति था। कौन समिति था? भूरिया समिति। और सरकारिया समिति किससे था? केंद्र और राज्य से। केंद्र और राज्य से, केंद्र और राज्य से था। और बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति किससे था? पंचायत। ये क्या कहा था? यह पंचायत जो होगा कितना स्तरीय होगा? 2 स्तरीय होगा। जो पंचायत होगा कितना स्तरीय होगा? 2 स्तरीय होगा। और एल.एम. सिंघवी समिति आया था 1986 ईस्वी में, और बलवंत राय मेहता समिति आया था 1977 में। 1977 में। और एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या कहा था? पंचायत जो होगा उसमें वित्त व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। पंचायत होगा उसमें वित्त व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा। यह किस समिति में कहा गया था? एल.एम. सिंघवी समिति में। एल.एम. सिंघवी। अब बलवंत राय मेहता समिति कितना स्तरीय था? और पी.वी.के. राव समिति कितना स्तरीय था? 4 स्तरीय। पी.वी.के. राव समिति कितना स्तरीय था? 4 स्तरीय। कितना स्तरीय था? 4 स्तरीय। कितना स्तरीय था? 4 स्तरीय। रहने दिया जाए इतना ही। अरे
बस एक स्टैटिक थोड़ा हटवा देते हैं, ठीक है ना, एकदम छोटा सा स्टैटिक है, रट लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है, एक छोटा सा स्टैटिक है, एकदम रट लीजिए। जैसे एक युद्ध मार्शल आर्ट आता है, देखिए मार्शल आर्ट थोड़ा रट लीजिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा पूछता है बार बार है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। चित्रकला हम कल करा देंगे, आज नहीं करा, सॉरी भाई, सही चीज नहीं, आज माइंड सही नहीं है। आज अंदर सही बता रहे, माइंड नहीं काम कर रहा था, ठीक है ना, इसी तरह बोले बोले बोले। पहला बात क्या हुआ, सुबह से बता रहे हैं, पहला बात वो बोले कोचिंग गए हैं, वो क्या बोले हैं, सो उधर पढ़ाना इधर छोड़ दीजिए पढ़ाना, वो उधर नहीं कराते लुसेंट, पहला बात वो बोले हैं, तो बोले उधर पढ़ाना इधर हम यहाँ क्यों आए हैं, तो ये आज क्लास करा दिया हम, ठीक है ना, कुछ बोले नहीं है। गोस्वामी सर पहले बात किए थे 1 बजे से कराएंगे 3 बजे तक, वो बोले कैसे हम SSGD के बैच लाएंगे, पहले बतिया ले, वो चेंज कर दिया, शाम को कर दिया, वो प्रेशर था, वो बोले उधर चले गए तो फिर हमारे यहाँ नहीं आएगा, इस गाँव से करे थे आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तो दोपहर का टाइम चेंज करके यहाँ कर दीजिए, और रूम पर गए तो रूम वाला लेके भाग गया है, ठीक है ना, दिमाग पूरा दिमाग खराब है। देखिए कुछ मार्शल आर्ट होता है, मार्शल आर्ट देखिएगा आप विद्युत जमाल को पहचानते होइएगा, विद्युत जमाल होता है ना, कलाड़ी पट्टू मार्शल आर्ट करता है, कौन सा मार्शल आर्ट करता है, कलाड़ी पट्टू, उसे कलाड़ी पट्टू में होता है पूरा नोच नोच को उठा के और पूरा करता है नोच नाच के। कुछ मार्शल आर्ट है कुछ राज्य में, जैसे देखिएगा आप याद करने का तरीका बता रहे हैं, जैसे मार्शल आर्ट में क्या क्या याद रखना है, लगभग 20 को मार्शल आर्ट है, याद कर लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में आइएगा तो जम्मू कश्मीर में जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है स्काई, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में जो मार्शल आर्ट है उसका नाम क्या है, स्काई, कि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, सबसे कहाँ है, आकाश में है, तो आकाश में याद करिएगा स्काई, तो जम्मू कश्मीर ऊपर में क्या हो जाएगा, स्काई, क्या हो जाएगा, स्काई। और हिमाचल प्रदेश में जो मार्शल आर्ट उसका नाम है ठोरी, क्या नाम है, ठोरी। जैसे में लड़की लोग का देखिएगा, लड़की में जैसे ठोर होता है, ठोर, तो खतरा के निशानी के लिए ठोर लगने लगा लड़का कलर से लिपस्टिक, वो पहले दिखा देती इधर में आओगे तो खतरा की निशानी है, ठीक है ना, जैसे जैसे नजदीक आओगे खतरा की निशानी है, सिग्नल जलेगा तुम भाग देना यहाँ से, ठीक है ना। तो जो ठोर लगता है ना, देखिए ठोर लगता है ना, हिमा से लेकर हिमा तक, हिमा से लेकर हिमा तक, हिमा से हिमाचल, हिमा से हिमाचल, तो ठोरी कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल, ठोरी कहाँ का हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ठोर नहीं लगाता है क्या, लड़का ठोर कभी लगा है, लड़का लगा है, लड़की लगता है, लड़की ठोर यहाँ से लेकर हिम्मत तक लग लेता है, और मुंह को ऐसे करके बताएगी ठोर, ठीक है ना, अल्लाह से लसर 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 करता रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ठोरी कहाँ का है, हिमाचल, ठोरी कहाँ का है, हिमाचल। उसके बगल में आइएगा पंजाब, क्या है, पंजाब, पंजाब के लोग का देखिएगा इतना बड़का गत्ता उतना मथा बांध उनके 80 की जगह धारण कर लेगा, तो गतका होता कहाँ होता है, पंजाब, गतका कहाँ होता है, पंजाब, गतका कहाँ होता है, गतका कहाँ होता है, पंजाब, गतका कहाँ होता है, गतका कहाँ होता है, पंजाब। तो पंजाबी को देखिए इतना उतना गद्दा उदा बना लेगा, यहाँ पर बना लेता है, तो गतका कहाँ जाएगा, पंजाब। इसके बगल में आएगा तो पड़ेगा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में होता है मुष्टि, और बनारस है, बनारस है, तो बनारस मतलब उत्तर प्रदेश के बनारस में ही मुष्टि मार्शल आर्ट होता है, कौन होता है, मुष्टि। देखिए किसी को मारना है ना, ऐसे पूरा बांध लीजिए, अतः मारे बुम बुम, ठीक है ना, तो मुष्टि से याद रखिएगा, क्या, मुष्टि बांध के मारिएगा, मुष्टि बांध के, तो मुष्टि बांध के मारिएगा तो कहाँ जाएगा, बनारस, कहाँ जाएगा, बनारस। तो मुष्टि कहाँ का जाएगा, मुष्टि कहाँ का जाएगा, बनारस, मुष्टि कहाँ का जाएगा, मुष्टि कहाँ का जाएगा, बनारस, मुष्टि कहाँ का है, बनारस। उसके बगल में आइएगा बिहार, बिहार में है पाइका खरा, कौन है, परीखरा, परीखरा। देखिए परीखरा कैसे होगा, जब ब्याह शादी में जब दोस्त का ब्याह होता है ना, ठीक है ना, तब फिक्स है उसका जो करीबी दोस्त है लंगोटिया यार है, वो पक्का नाचवे करेगा, ठीक है ना। आज जब खूब ऐसे धाए 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 से करके नाचेगा, तो बगल में पड़ी होकर खड़ा होकर देखेंगे, मेरा भविष्य का है ये सब, ठीक है ना, ठीक है, तो भविष्य वाला ये सब होने वाला है, ठीक है ना, तो भविष्य का पहले ही फ्यूचर तैयार करके रख लेता है, ठीक है ना। ऐसे खूब डांस करिएगा बिहार में, बिहार का जो ब्याह हुआ होता है, तब ब्याह से याद रखिए बिहार, ब्याह से बिहार। आप बिहार में जब डांस करते हैं ब्याह हुआ में, तो छत पर से कौन ताकती है, परी, क्या ताकती है, परी, ठीक है ना। ओकरो मन करेगा तो आंख बंद करके ऐसे से डांस करने लगे, ठीक है। तो परीखरा कहाँ डांस देखती है, बिहार में। परीखरा कहाँ जाएगा, परीखरा, परीखरा
अरे हम सोशल साइट पे देखे थे, एगो लड़की थी, जब ब्याह शादी के जा रहा था, ठीक है ना, आज जब इधर बैंड इधर बज रहा है, तो एगो लड़की से देख रही है, उसका पीछे वाला लड़की आगे बन के वैसे खूब नाच रही है, खूब बढ़िया से नाच रही है, ठीक है ना, परी माने तो परी खरा कहाँ जाएगा? बिहार। परी खरा कहाँ जाएगा? बिहार। परी खरा कहाँ जाएगा? बिहार। उसी तरह आइएगा बंगाल में। बंगाल में मार्शल आर्ट देखिए, पहले का जो बंगला उंगला बनता था, अभी नहीं ईटा उटा का बनता है या उसको ढलान देके बनता है। पहले का जो बंगला उंगला बनता था गरीबों का, वह लाठी से बनता था। किसे बनता था? लाठी से, यानी बांस से बनता था। पहले का जो बंगला घर बनता था किसे बनता था? लाठी से। आज से मेरा 20 साल 30 साल पहले घर देखिएगा, वो पूरा बांसे से बना हुआ था, बांस से गाड़ दिया था, लाठी गाड़ दिया था, और ऊपर से टाटी बिछा दिया जाता था, ऊपर से खपरा रख दिया जाता था, ठीक है ना। अब वर्षा होता था, टप टप चूता था, कभी कोई मजदानियों को छेद कर चू जाता था, ठीक है ना। टप से नीचे आया, लगता का चू गया, तो बाहर अंतम निकलता लगता वर्षा हुआ है, ठीक है ना। तो जो लाठी होता था, लाठी पहले बंगला में बनता था। कहाँ बनता था? बंगला। तो बंगला बनाने के लिए, बंगला पहले बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? लाठी। तो लाठी कहाँ का जाएगा? लाठी कहाँ का जाएगा? बंगला। उसके तरह आइएगा यहाँ पर नागालैंड में। नागालैंड में 3 गो मार्शल आर्ट होता है। कितना होता है? नहीं, नागालैंड में नहीं, मणिपुर में। मणिपुर में कितना होता है? 3 गो। मणिपुर में कितना होता है? 3 गो। कैसे याद रखिएगा मणिपुर में 3 गो होता है? देखिए, एक तो होता है सरित सरक। कौन होता है? सरित सरक। और एक होता है, एक सरित सरक होता है, एक होता है थंगटा। क्या होता है? थंगटा। और एक होता है चोइबी। क्या होता है? चोइबी गतका। चोइबी गतका। देखिए, आप याद करिएगा, अभी वर्तमान समय बात किया जाए तो सरकारी नौकरी से ज्यादा चाउमीन बेचने में पैसा है। एक रास्ता पर, सड़क पर चाउमीन का ठेला लगा दीजिएगा, तो जितना सरकारी नौकरी वाला नहीं कमाता, उससे ज्यादा पैसा चाउमीन वाला कमाता है। और वो कहाँ पर कमाता है? सड़क पर कमाता है। क्या कमाता है? सड़क पर ठेला को टांग देगा, सड़क पर ठेला क्या कर देगा? टांग देगा। और चाउमीन क्या करेगा? बेचेगा। 20 रुपये, 10 रुपये, क्वार्टर लीजिएगा 20 रुपये, ठीक है ना, हाफ प्लेट 30 रुपये, फुल 40 रुपये। तो क्वार्टर फाइनल देते हैं, तो चाउमीन बेचने में बहुत फायदा है। और चाउमीन बेचेगा तो क्या आएगा? मनी आएगा। क्या आएगा? मनी। तो चाउमीन से चोइबी, चाउमीन से चोइबी। और चाउमीन टांगा लाता है, टांगा लाता कहाँ पे? सड़क पे। चाउमीन कहाँ पर टांगा लाता है? सड़क पे। तो चोइबी टांगा लाता कहाँ पे? सड़क पे। तो चोइबी, थंगटा और सरित सरक कहाँ जाएगा? मणिपुर। कहाँ जाएगा? मणिपुर। ना बुझा रहा है? तो सरित सरक, थंगटा और चोइबी कहाँ जाएगा? मणिपुर। और मिजोरम में याद रखेगा, मिजोरम में होता है इबुआई कुश्ती। क्या होता है? इबुआई कुश्ती। देखिए, इबुआई कुश्ती क्या होता है समझिए। इबुआई कुश्ती के अंतर्गत, जैसे बचपन में छोटा छोटा बच्चा होता था ना, भतीजा, जब भतीजा आता था छोटा छोटा, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते? दोनों भतीजों को लड़वा देते थे, ठीक है ना, फिर लड़, ठीक है ना, और खूब फुला देते, चॉकलेट दे लड़, और वो पकड़ता था कान, और बुम, ठीक है ना, और वो उसको पटकता था, वो उसको पटकता था, हम लोग भेजे मजा लेते थे खूब। क्या लेते थे? मजा। और जब बउआ सा को कुश्ती लड़वाते थे तो हम लोग क्या लेते थे? मजा। तो ई बउआ सा के कुश्ती लड़वाए तो इबुआई कुश्ती, यानी ई बउआ का कुश्ती लड़वाए तो क्या लिए थे? मजा। तो इबुआई कुश्ती क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या मजा से याद रखेंगे? मिजोरम। तो इबुआई कुश्ती कहाँ का है? इबुआई कुश्ती, ठीक है ना। बस एक और देख लीजिए, बस 1 मिनट, बस 2 गो। मध्य प्रदेश में होता है मलखम्ब। मध्य प्रदेश में क्या होता है? मध्य प्रदेश में क्या होता है? मलखम्ब। मध्य प्रदेश में क्या होता है? मलखम्ब। मध्य प्रदेश में मलखम्ब। अब पैरा खारा होता है, पैका, पैका खारा होता है उड़ीसा में। पैका खारा कहाँ होता है? मर्दानी होता है महाराष्ट्र में। मर्दानी कहाँ होता है? ऐसे भी मर्दानी फिल्म बनाए हुए रानी मुखर्जी महाराष्ट्र के, कहाँ का है? महाराष्ट्र के। और आंध्र प्रदेश में होता है कथी सामू। क्या होता है? कथी सामू। देखिएगा आंध्र प्रदेश में कथी सामू। देखिए, अंधा आदमी को बुझाता है कथी शाम होता है, कथी सुबह होता है। कभी अंधा आदमी को नहीं बुझाता है। कथी शाम होता है, कथी सुबह होता है, उसको हर समय अंधेरा नजर आता है। कथी शाम, कथी सुबह होता है, कभी नजर नहीं आता है। तो अंधा से आंध्र प्रदेश, और कथी शाम होता है और कथी सुबह होता है, नहीं दिखाई देता है। और कलाड़ी पट्टू होता है केरल में। कलाड़ी पट्टू, कलाड़ी पट्टू केरल में। और मिलन, देखिए तमिलनाडु से याद रखें मिलन, ठीक है ना। और मिलन से याद है सिलम्बम। जब देखिए सिलम्बम, सिलम्बम से याद रखेंगे सिलम्बम। देखिएगा, जब घर पर जब बता रहे हैं, मान लीजिए आपके चाहने वाले जब घर पर कोई नहीं, फोन करके बुलाइए, ठीक है ना, से आइए ना, पापा ऑफिस गए हैं, कोई नहीं घर पे, तो आपका दिल है ना बम बम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बम बम। क्या हो जाएगा? बम बम। तब किसी से मिलिएगा तो दिल क्या होता है? बम बम।
जब मिलने के लिए बुलाती है तभी दिल जाके बम बम होता है। क्या होता है? बम बम। उसके बाद जैसे ही दिल बम बम होने लगा, उसका भाई लेकर आया कट्टा। क्या लेकर आया? कट्टा। और आप पर बरसा दिया कट्टा। क्या बरसा दिया? कट्टा। तो कट्टा बरसा दिया यानी कट्टू बरसाई, यानी कट्टा बरसाई भी कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का। यानी कि पहले तो मिले तो दिल बम बम हो गया, और भाई को लग गया दिमाग, उसके बाद क्या बरसा दिया? कट्टा। इसलिए एग्जांपल लिए है ना, देखिए डायरेक्ट हम मिलते बम बम तो ये नहीं बैठ पाता, इससे ये भी बैठ गया है, समझ रहे ना? ये कोई दिल वाला नेता नहीं लेना, हम सिर्फ याद कराने के लिए, ये लॉजिकल चीज है, समझ रहे ना? तो बताइए, मिला तो बम बम, आज जैसे मिला का भाई गुस्सा के क्या बरसा दिया है? कट्टा। तो कट्टा से कट्टा बरसाई, तो कट्टा बरसाई से लंबम कहाँ का जाएगा? तमिलनाडु को। कथी शाम कथी सुबह? आंध्र प्रदेश। कथी शाम कथी सुबह? अब मर्दानी कहाँ का है? मर्दानी कहाँ का है? मर्दानी कहाँ का है? महाराष्ट्र। उसके बाद मलखम कहाँ का है? अब परिखारा, मुष्टि, बनारस, मुष्टि, मुष्टि, गतका, ठोर, ठोर, स्काई, लाठी, लाठी, बंगाल। और बताएगा तो और सरिसराक, मणिपुर, सरिसराक, चोबी नृत्य, चोबी चोबी, मणिपुर। और इबुआई कुश्ती, मिजोरम। और थंगटा, थंगटा कहाँ का है? मणिपुर। आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है ना? ठीक, जय हिंद, जय भारत। सॉरी, आज के लिए था क्वेश्चन डिस्कशन उतना नहीं करवाए, फिर भी करवाए हैं शुरू से, ठीक है ना? इतना टाइमिंग छोड़ देंगे रोज, 8 बजे से कल से स्टार्ट हो जाएगा पक्का, ठीक है ना? आज